मुझे उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत भंडारी श्री बदन जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी भूषण आगमाचार्य पूज्य श्री गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, मुझे आचार्य भगवान के पावन चरणों में, गुरुजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आप सभी दिल्ली निवासी, रोहिणी निवासी और करनाल निवासी सभी भाई बहनों के लिए आज के स्वतंत्रता दिवस पर हम मंगल कामना करते हैं। विशेषकर हमारे धर्म से नहीं सुश्रावक भाई प्रमोद जी, जिनका आज स्वतंत्रता वाले दिवस पर, हमारे आजादी वाले दिन पर आज उनका पावन जन्म दिवस है। बहुत बहुत मंगल कामना हमारे गुरुदेवों की ओर से, हमारे जीव शासन की ओर से, हमारे सभी महान साथियों की ओर से, सब तरह से आप सभी को आनंद मंगल रहे और धर्म के प्रति आपकी वृद्धि बढ़ती जाए, धर्म के प्रति आपके मन में अनेकों शुभ कार्य आपके जीवन में होते रहे। देखिए, साधु का जीवन भी 4 बातों पर टिका और गृहस्थ का जीवन भी 4 बातों पर टिका। समझ रहे? हमारा जीवन भी 4 बातों पर टिका है और आप लोगों का जीवन भी 4 बातों पर टिका है। हमारे जीवन को टिकाने वाली 4 बातें कौन सी है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। जिस साधु के जीवन में ज्ञान रहता है, श्रद्धा दर्शन रहता है, चारित्र रहता है, तप रहता है, उसका जीवन सदा स्वतंत्र है, कभी परतंत्र नहीं। वो साधु ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना से एक दिन मोक्ष का गामी बन जाता है। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अगर दुनिया में कोई मोक्ष का मार्ग है, अगर किसी ने मोक्ष को पाया है, अगर कोई मोक्ष को गया है, तो उसके जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र और तप जरूर रहा। उत्तराखंड सूत्र में भगवान महावीर गौतम को फरमाते हैं कि हे गोयम मोक्ष मगर गई तच्चम सुने है जीन भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाने दर्शन लक्षणम नाने च दंशन चेव जरि तंचता होता ए मग मनुपता जीवा गच्छन्ति सुगई। क्या कहा? प्राकृत है। हम लोग तो प्राकृत तो जानते ही, इंग्लिश को तो जान जाएंगे, हिंदी को भी कुछ जान जाएंगे, मगर प्राकृत तो अब देश में प्राकृत भाषा को आजादी, शुक्र है प्रभु का कि प्राकृतिक भाषा को अब क्या है, राष्ट्र भाषा का क्या मिल गया, दर्जा मिल गया। क्योंकि जैन आगम प्राकृत भाषा में रचे गए। प्राकृत का अर्थ है प्रकृति की भाषा। प्राकृत का क्या अर्थ है? प्रकृति की भाषा। और हमारे तीर्थंकर प्रभु उस समय संस्कृत भी प्रचारित थी, लेकिन संस्कृत प्रचलित होते हुए भी वो विद्वानों की भाषा थी, आम लोग उसको समझ नहीं पाते थे। इसलिए प्रभु ने उस भाषा में अपनी वाणी का दान दिया, जिस भाषा में हर व्यक्ति क्या हो जाए, समझ जाए। और वो भाषा की क्या? प्राकृत। हर व्यक्ति की प्राकृत भाषा थी। हिंदी भाषा तो हमारे मतलब देश में 1812 में, इससे पहले हिंदी भाषा नहीं थी। या प्राकृत बोलते थे, विद्वान लोग संस्कृत बोलते थे, या अपभ्रंश भाषा बोलते थे, या कोई मागधी भाषा बोलते थे, या कोई क्या है दूसरी भाषाएं। ऐसे हर देश की
अपनी क्या थी? हमारे भी कितने प्रदेश हैं, अब पंजाब में जाओ तो क्या चलेगी? अभी आपने बजट सुना, वो किसका था? पंजाबी का था। अगर हरियाणा में आओ तो कौन सी बोली जाएगी? हरियाणवी बोली जाए। के तरह से भाई, करे जावा से भाई, के खावा से भाई, के तरह से, के काम से तेरा, ये क्या बोली जाएगी? हरियाणा है। हरियाणा में सब लोग देख रहे दिल्ली वाले की मारे थी, वो हरियाणा का पानी लग गया तो आज क्या बोलने लगे? क्या बोलने लगे? क्या करे भाई, जन्म भी हरियाणा में ही हुआ है। ये तो हरियाणवी भाषा तो हमारे खानदान की बन गई, पर अब तो सारा ही खानदान है। रेल में गड़बड़ सड़बड़ होए, रेल में गड़बड़ रेल में बैठे पंजाबी लोग, रेल में बैठे पंजाबी लोग, रेल में किथे उथे उथे होए, रेल में किथे उथे किथे किथे होए, रेल में गड़बड़ सड़बड़ होए, रेल में बैठे हरियाणी लोग, रेल में बोलो हरियाणी लोग, रेल में बैठे हरियाणी लोग, रेल में गड़बड़ गड़बड़ होए, रेल में गड़बड़ गड़बड़ होए, रेल में गड़बड़ सड़बड़ होए, रेल में गड़बड़ सड़बड़, रेल में बैठे यूपी के लोग, 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 रेल में कहीं वही होवे, रेल में कहाँ जाओ भाई, कहाँ जाओ, कहाँ जा रहे हो भाई? ये कहाँ की भाषा? यूपी की। तो कहने का मतलब हर देश की अपनी भाषा है, पर प्राकृत एक ऐसी भाषा है, अब हम उसको पढ़ते हैं और अपने आंखों को देखते हैं तो प्राकृत भाषा में पंजाबी का शब्द भी आता है, हरियाणी का शब्द भी आता है, और तो क्या जम्मू कश्मीर के शब्द भी आते हैं, और क्या है मारवाड़ राजस्थान, और क्या है यूपी के शब्द भी आते हैं। यानी सब भाषाओं से मिली भाषा कौन सी है? और प्राकृत भाषा से सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा को निकाल दिया। तो मैं क्या कह रही थी, आपको बताना चाह रही थी कि हम जो है आज तक चाहे हम हरियाणा में है, चाहे हम दिल्ली में है, दिल्ली में भी गड़बड़ सड़बड़ है। दिल्ली में भी क्या है? क्योंकि दिल्ली में हर जगह का व्यापारी, हर जगह का आदमी, और हर जगह की क्या है भाषा, वो भी क्या दिल्ली में चलती है। ठीक है, 50-60% इंग्लिश चलती है, और उस इंग्लिश ने हमें स्वतंत्रता दी, क्योंकि हमारे जितने अंग्रेजों के बाद ग्रंथ आए, जितनी स्कूलों में भाषा आई, जितना पढ़ाई आई, वो सब इसमें आनी शुरू हो गई, इंग्लिश में आनी शुरू हो गई। और जब वो इंग्लिश में आनी शुरू हो गई तो बच्चों ने तो काम काज कर दे, ये कर दे, तो अब वो क्या पढ़ने लगे? पर नहीं, ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता नहीं है। देखो हमारा देश सन 1947 में क्या हुआ? आजाद। इससे अंग्रेज, और चीन देश भी हमारे 28 साल बाद अंग्रेजों से क्या हुआ? चीन में भी किसका राज्य था? अंग्रेजों का। इतिहास पढ़ाओ तो पता लगेगा। 28 साल पहले हम आजाद हुए, और हमारे 2.5 साल बाद चाइना क्या हुई? आजाद हुई। मगर चाइना की हिस्ट्री इस बात को बिल्कुल रखती है कि जैसे ही चीन आजाद हुआ, सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा को लिया, चाइनीज भाषा को लिया, वहां के ग्रंथ, वहां की पढ़ाई,
वहाँ के स्कूल, वहाँ की नौकरी, वहाँ की वकालत की किताबें, वहाँ की क्या है, जो भी लिटरेचर है वो किसमें है। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी वाले देशों में, अमेरिका है या रसिया, अगर कहीं जाना पड़े तो अपने साथ एक व्यक्ति को ले जाओ और वो आपको अपनी भाषा में समझा देगा। मगर हमारे चीन में भाषा क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। लेकिन हम भारतवासियों ने इस बात को क्या दी, ज्यादा मान्यता नहीं दी, और ज्यादा मान्यता ना देने से आज 99% बच्चों में क्या है। एक बच्चा 12 साल का मेरे पास आया, मैंने बच्चे से कहा बेटा वो देख जरा 25 नंबर वाली किताब और वो 98 नंबर वाली किताब। मेरा मुझे 8वीं में पढ़ता, मैंने कहा बेटा आप 98 नंबर वाली, 25 नंबर वाली, 65 नंबर वाली, 70 नंबर, माने जी मुझे तो ये हिंदी, आप इंग्लिश में बोल कर बताओ 98, 25। मतलब कि हमारे देश के बच्चे और हमारी भाषा को नहीं समझ पाए। इसे क्या हो गया, हमारा पूरा जीवन चाहे रह रहे भारत में है मगर विदेशियों जैसा हो गया। आज भारतवर्ष में 75% ऐसे हमारे बालक जवान हैं जो कि 10 बजे से पहले उठते नहीं और सूरज के दर्शन। एक भाई को मैंने कहा भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, क्या कहा भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। तो मेरा मुंह देखने लगा, अच्छा पढ़ा लिखा था, मैंने कहा भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को जल्दी बीमारियां नहीं लगती और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले के लिए बहुत आनंद आता है, बहुत जीवन सक्रिय रहता है, सूरज प्रभु के दर्शन होते हैं। कहते महाराज जी मेरा ब्रह्म मुहूर्त तो क्या इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर सर आगे बच्चे। क्या कहा महाराज मेरा ब्रह्म मुहूर्त तो 11 बजे। भाई ब्रह्म मुहूर्त तो 11 बजे नहीं बनेगा, हाँ तूने उठना तो तेरी मर्जी है। ब्रह्म मुहूर्त तो वो होता है जब सूरज अंदर बाहर होता है, उदय होता है, और वो सुप्रभात होती है। कौन सी होती है? मतलब कि हम इतने भाषा से भी स्वतंत्र बन गए, हम क्या खाने पीने से भी स्वतंत्र हो गए। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे पहला बात में होते हैं, उन्हें दूध भी अच्छा लगता। देखो आप क्या चाहिए उन्हें, वही विदेशी खाने। हमारे ये सब बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, हमारे जी चाउमीन हो, हमारे जी मैगी हो, हमारे जी पास्ता हो, कितनी चीजें। आप बताओ, कोई ये नहीं खा मोमोज हो, कोई ये नहीं कहता हमारे जी मक्खन हो। हरियाणा का खाना तो क्या था, जैसे हमने दिल्ली से पार किया सबसे पहले हमारे सामने हरियाणा का खाना आया। हमारे जी दूध ले लो, हमारे जी घर का दूध है, हमारे जी लस्सी ले लो, हमारे जी दही ले लो, हमारे जी मक्खन ले लो। यही सबसे बड़ी ताकत का खाना था हरियाणा का। आपको एक सत्य घटना बताती हूँ और आपको ताजुब होगा। मैं बात स्वतंत्रता की करने जा रही हूँ, पर उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कितने परतंत्र हो गए, स्वतंत्र होकर भी परतंत्र हो गए हैं। देखिए एक घर में डाका पड़ा, पहले आज से कोई 60, 70, 100 साल पहले क्या पढ़ते थे घर में, जो थोड़ा अमीर होता था, जो थोड़ा मतलब होता। आज भी डाकू की कमी नहीं है, आज दूसरी तरह के डाके डालते हैं। मान लो किसी ने अच्छी बिल्डिंग बना दी, मान लो किसी के पास अच्छा पैसा कमाई का होने लगा, तो झट से नोटिस आ जाएंगे, लेटर आ जाएंगे, इतने पैसे चढ़ा जाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो आप क्या हो जाओगे, मारे जाओगे। ये दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। जो अच्छे अच्छे फैक्ट्री वाले हैं, जो अच्छे अच्छे बिजनेस वाले हैं। तो बात चल रही थी कि घर में क्या डला, डाका डला।
अब डाके में भी कम से कम 30-40 लोग थे, घर बड़ा माना हुआ था। अब उन्होंने घर के आदमी कुछ तो निकल गए, मगर कुछ लोग थे जिन्हें क्या बंदूक की नली से मारना शुरू किया, निकल गए। उनका एक लड़का था नौजवान, 18 साल का था, और वो 2 साल पुरानी बात बता रही, 70 साल पुरानी। वो तो घी और दूध मक्खन में क्या था, पला था, और पूरा जाट और हट्टा कट्टा था, पर था जैनियों का। जैन घर में डाका डरा था वो जैनियों का। अब जैसे ही वो 5-7 डाकू खड़े थे, वो आया निकल करके, और जैसे ही उसे वो पकड़ने लगे, किसी का हाथ मरोड़ा, किसी का पैर मरोड़ा, किसी को धक्का दिया, और वो बच्चा साफ क्या हो गया, निकल गया। कारण कि हरियाणा का अपना अच्छा खाना दाना था। आज हमारे बच्चे इंजीनियर बन गए, या इससे बड़े कोई और कुछ पौधे पे आ गए। अगर उन्हें थोड़ा काम करने को कह दो तो क्या हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि दिमागी वर्जिश में तो कोई कमी नहीं थी। बड़े से बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े से बड़े कमाई वाले बन गए, और लेकिन उन ऑफिसों में जाकर हमें सिवाय जहर के पीने के और कुछ भी, किसी ऑफिस में चले जाओ आपको ना लस्सी मिलेगी ना दूध मिलेगा, क्या मिलेगी, खीरी चाय। और हम लोग तो खीरी में तो बहुत पागल हो जाते हैं, खीरी नाम से तो हम बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं भारतवासी। अरे खीरी की मिले तो 4 बार पी लो, 6 बार पी लो, लेकिन असर क्या हुआ, शरीर बेकार होके रखा होगा। आज भी भारतवर्ष में बड़े बड़े अस्पताल या होली फैमिली दिल्ली में देखो, सब अंग्रेजों के हाथ में। आज बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, हम कहाँ स्वतंत्र हुए भाई, कहाँ हमारी स्वतंत्रता आई, जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे देशवासियों ने 100 साल तक लड़ाई लड़ी। कितने, 1845 में लड़ाई शुरू हो गई थी आजादी के लिए, और लड़ते मरते चाबुके खाते खून की होली जलाते उन अंग्रेजों से हमें 100 साल बाद क्या मिली, और वो भी हथियार के बल पर नहीं, वो भी किसी का युद्ध के बल पर नहीं, इसके बल पर अहिंसा के, त्याग के, इसके बल पर त्याग के बल पर वो आजादी हमें मिली है। ऐसे नहीं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी हमेशा होगा। देखिए, जो वतन के लिए मिट गए, क्या उनकी आजादी को, क्या उन्होंने कभी ये सपन लिया था कि हमारे भारतवासी लोग विदेशी जैसे बन जाए? बहनवान देख लो, हमारी बहनों का देख लो, आपका वही पहनावा अच्छा लगता है जो विदेश के लोग विदेशी पहनते। कभी वो भी देश था हमारा, जब देशवासियों को अपना देश आजाद कराना था तो विदेशी फर्नीचर, विदेशी पोशाकें, विदेशी क्या सामान सबकी क्या जला दी थी, बताए ना, सरेआम सामान रखकर, चाहे वो करोड़ों का सामान हो, क्या कर देते थे, आग लगा देते थे। हमें नहीं चाहिए। और पूरे देश में हर व्यक्ति के तन पर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, हर देश पर अपने क्या है, हर व्यक्ति के तन पर अपने देश का कपड़ा हो। महात्मा गांधी ने चरखा चला दिया, क्या चला दिया, चरखा, सूती कपड़ा। आप सूती कपड़ा पहनो, अपने देश का कपड़ा पहनो, जिससे ना शरीर में कोई क्या आएगी, बीमारी आएगी, और अपनी मेहनत होगी। और खुद महात्मा गांधी जो विलायत से पढ़कर वकालत लॉ करके आए थे, जब उन्होंने तो सारा विदेशी कपड़ा पहना हुआ था,
टाई लगाई थी, वो पोशाक पहनी हुई थी। जैसे ही वो भारत में उतरे और उन्होंने भारत की दशा को देखा, उनका कर्तव्य हो गया, मैं विदेशी कपड़े पहनूं और मेरे देश के वासी नंगे बने रहे, अध नंगे बने रहे, उनके तन पर कपड़ा ना रहे। उसी वक्त कपड़े समुद्र में फेंक दिए और एक धोती उन्होंने, आप कहीं भी महात्मा गांधी की फोटो देखे क्या मिलेगा? इतना बड़ा उन मिनिस्टरों का सेक्रेटरी था। सोचिए, आज तो मिनिस्टर भी कोई बनेगा तो सबसे पहले अपना घर भरेगा और बाद में किसी व्यक्ति के लिए सोचेगा, बाद में देश के लिए सोचेगा, पर सबसे पहले अपना घर, बड़े बड़े कॉलेज खोलेगा और अपने नाम पर नहीं कि मैं पकड़ा ना जाऊं, अपनी पत्नी के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने नौकर चाकरों के नाम पर। क्या सोचो, ऐसे हमारा देश स्वतंत्र बन सकता है जब तक हमारे मन में एक दूसरे के लिए सहानुभूति नहीं आएगी, एक दूसरे के लिए प्यार की भावना नहीं आएगी, एक दूसरे को सहारा देने की भावना नहीं आएगी, एक दूसरे का साथ देने की भावना नहीं आएगी, तब तक हम स्वतंत्र, तब तक हम आजादी नहीं पा सकते। कहने को तिरंगे कपड़े डालो, कहने को तिरंगा हाथ में उठा लो। तिरंगा तो 3 रंगों से बना, त्रिरंगा। कितने रंगों से बना? 3 रंगों से। और 3 रंगों को मिलाकर क्या बनाया? एक झंडा बनाया, हरा रंग, केसरिया रंग और कौन सा? सफेद रंग। मतलब क्या था इसका? कभी सोचा किसी ने कि हम जितने देशवासी हैं, चाहे हम हरे रंग को मानने वाले हैं, चाहे हम केसरिया रंग को मानने वाले हैं, क्योंकि भारत में कौन है? या तो ज्यादा केसरिया वाले यानी हिंदू हैं जिनका रंग क्या है, या जैन है जिनका रंग सफेद है, या फिर मुंडन वगैरह जिनका रंग हरा है। मगर ये झंडा इसलिए बना था कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। काली भैंस हो या बकरी हरी हो, पीली हो, सफेद हो, या गाय सफेद हो, मगर चाहे पीली हो, दूध सबका सफेद होता है। कभी दूध रंगदार सुना है आपने? फैक्ट है, ये सच्चाई है। ऐसे ही हमारा देश एक है, चाहे अनेकों भाषा है, चाहे अनेकों नदियां हैं, चाहे अनेकों प्रदेश है, चाहे अनेकों प्रांत है, पर फिर भी मिलकर हम कौन है? एक है। अगर हम एक हैं तो दुनिया की शक्ति हमें हरा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। वो कब है कि यूनान को जाने वाले, मिस्र को जाने वाले, रोम को जाने वाले, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? हम एक अहिंसा के बल पर खड़े, एक सत्य के बल पर खड़े हैं, एक करुणा और दया के बल पर खड़े हैं। और जो देश ऐसे खड़ा रहता है अपने इतिहास के बल पर, वो कभी मरता नहीं है भाई बहन। वो सदैव आजाद रहता है, स्वतंत्र रहता है। वो सदा क्या है? अपने देश का वासी बनता है। जब देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी के पास एक अंग्रेज औरत आई और उसने आकर विनती की कि बापू, आपने अहिंसा के बल पर देश को आजाद तो करवा दिया, पर एक बार मैं आपसे मांगने आई। क्या मांगने आई? क्या मांगने आई? बापू, मैं ये मांगने आई हूँ कि देश तो आजाद हो गया, ये भारतवर्ष है आपका, ठीक है, हिंदुस्तान है आपका, ठीक है, अब ये इंडिया नहीं रहा। इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम रखा था, हमारा नाम तो क्या है? लाखों करोड़ों अरबों बरस पुराना हमारा देश तो भरत चक्रवर्ती के नाम से बना हुआ क्या है? भारत है। भारत माता क्या है? भारत माता है। तो ऐसा
मैं चाहती हूँ कि आप अपनी भाषा जो क्या है, आपकी हिंदी भाषा है ना, हिंदी पुरानी है, रूढ़ी भाषा, जड़ है। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप अपने देश की मातृभाषा किसको रख लो, अंग्रेजी को रख, इंग्लिश को रख लो। जब महात्मा गांधी ने ये सुना, क्यों, क्या बात, बड़े लच्छेदार है, बोलने वाला बड़ा क्या है, अच्छा लगता है, लोग कहते हैं क्या गजब का और क्या क्या है ये आदमी है। तो इसलिए आप अपनी भाषा को क्या बना लो, अंग्रेजी बना लो। महात्मा गांधी ने कहा, सुनो बहन, मुझे मेरी एक क्या सीधी सादी माँ ने जन्म दिया और एक अप टू डेट औरत आकर कहे कि मुझे माँ मान लो, बोलो मैं कैसे माँ मान लूंगा, मेरी माँ तो वही रहेगी जिसने मुझे जन्म दिया, चाहे वो कैसी भी औरत क्यों ना हो, कितनी भी खूबसूरत और कितनी ही अप टू डेट बनी हो, कितनी मेकअप करके आई हो, पर उसमें मेरे माँ के भाव बिल्कुल नहीं आएंगे। मेरी माँ तो वही रहेगी जिसने मुझे, मेरी भाषा हिंदी ही रहेगी, चाहे अंग्रेजी कैसी भी क्यों ना हो। ये बात महात्मा गांधी ने बड़े भाव के साथ कही थी। मगर फिर भी हम अपने देश में जितनी भाषा हमारी हिंदी 99% होनी चाहिए उतनी, तो हम स्वदेशी कैसे हुए, हमारा खाना परदेशी हो गया, हमारा क्या है रहना परदेशी हो गया, हमारा फर्नीचर परदेशी हो गया, हमारा पहनना परदेशी हो गया, हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज भी अंग्रेजी बोल बोलकर परदेशी हो गए। बोलो भाई हम स्वदेशी कहाँ है हमारी स्वतंत्रता? चाहे जितने मोबाइल बना ले, पंखे बना ले, जितना सामान ले आए, जो मर्जी बना ले, अगर ये विदेश की चीजें हैं तो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, हम आत्मनिर्भर। आज अगर वो देश हमें वो नहीं देता तो हम क्या बने खड़े हैं, पंगु बने खड़े हैं। क्या रहेगा हमारे पास? हमेशा उत्पादन देश का होना चाहिए, चाहे कम हो मगर उत्पादन, समझ रहे मेरी शुद्ध भाषा, हमेशा उत्पादन अपने देश का, ताकि हम आत्मनिर्भर बने। ये देश वो देश है जहाँ खेती अपनी होती है, ये देश वो देश था जहाँ भगवान ईश्वरदेव ने 80 कसी को जन्म दिया था। दूसरे लोग तो केवल जानवर खाते थे, मांस भी खाते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि 80 कसी ये भारत की क्या है, उपज है, ये भारत की नींव है, ये भारत की फाउंडेशन है। और आज हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम तो कंगाल हो गए। जब अपनी चीज कोई है ही नहीं तो हम तो कंगाल बनेंगे ना। शुक्र है कि आज थोड़ा उत्पादन भारत का क्या हुआ है, बड़ा थोड़ा, मगर मशीनरी ठीक है हमने बनाई है और हमारे को ये बात मिल गई है कि आप अपनी कंपनी की क्या लगा दो, मोहर लगा दो, पर उसका जो ढांचा वो तो कहाँ से आ रहा है, ढांचा कहाँ से आ रहा है? वो बात अलग है कि हमने अपनी कंपनी लगा दी, मेड इन इंडिया कर दिया या मेड इन अपनी कंपनी कर दी, पर है तो वो एक्चुअली उसके अंदर जो क्या है खाना पाना वो तो सब क्या है, बाहर का है, विदेशी है। अब जितनी चीजें आपको मेड इन चाइना मिलेगी, पुराना मानो, जितनी चीजें आपको कहाँ की मिलेगी, वो किसी देश की इतनी नहीं, वो तो महंगी मिलेगी, मगर मेड इन चाइना अगर आपके भारत में कोई 5000 की चीज है तो मेड इन चाइना वो 500 रुपए में मिल जाएगी। क्यों? उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए हमसे 250 साल बाद आजाद हुए, 2.5 साल बाद, और उन्होंने देश को आजाद करने के लिए सबसे पहले अपनी मशीनरी को बुलाया, अपनी भाषा को बनाया, अपने जीवन को स्वतंत्र रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने पांव पर खड़ा करना सिखाया। ये आजादी है,
हम तो पढ़े लिखे और ज्यादा तनख्वाह वाले भी तब बनते हैं जब विदेश से पढ़ाई करके। बताओ कहाँ हमारा वो देश था जहाँ बड़े बड़े नालंदा जैसे क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, विद्यालय होते थे। अरे ये तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। ये क्या है, 6 ऋतु, ये 12 महीने, ये नदियां, ये पहाड़, ये क्या वृक्ष, ये अच्छा रहना खाना जो भारत में है वो कहीं भी नहीं है। इसीलिए सबकी आंखें भारत पर लगी रहती हैं। अरे भारत तो सोने की चिड़िया था, भारत तो क्या था, सोने की चिड़िया था। मगर लूट लूट कर ब्रिटिश लोग लूट लूट कर क्या है, मोमडन लोग इस देश को क्या कर गए। पर आज भी अगर हम मेहनती हैं तो आज भी हमारा देश स्वतंत्र है। आज भी हम जान पाए हैं, केवल आज हम जान पाए हैं, ये भी किसकी बदौलत, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदि की बदौलत कि हम हिंदू हैं। ये भी आज जान पाए हैं, ये भी आज हम सिर ऊंचा करके चलते हैं कि हम कौन हैं, हम हिंदू हैं। हम तो अपना हिंदू तभी भूल गए। हमें तो कोई अयोध्या याद नहीं थी, हमें तो कोई मथुरा याद नहीं थी, हमें तो कोई हमारा शिखर जी याद नहीं था, हमें तो अपना क्या है कुछ भी याद। इतने विदेशी रंग में रंग गए थे। ये तो शुक्र है प्रभु का कि 10, 20 साल, 15 साल से हमें ये पता लगा और हमें जीना आया कि हम कौन हैं। इसीलिए तो कहते थे कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो, याद करो उनको जिन्होंने की, जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक नहीं, दो नहीं, 7 लाख लोगों ने, 60 लाख लोगों ने देश को आजाद कराने में, चाहे वो जैन थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो देश मातृभूमि पर मरने वाले दूसरे क्या जाति के लोग थे, उन्होंने कुर्बानी की। तब जाकर उनका सपना था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत महाभारत है और ये भारत अपना क्या है, अपनी सीरत को याद रखे, अपने बुजुर्गों को याद रखे, उन्होंने दी कुर्बानी को याद रखे कि हम कौन हैं, क्या है और क्या हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अब हम कौन थे, महावीर के उपासक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक थे, हम कर्म योगी कृष्ण के औलादे थे। हम कौन थे, क्या हो गए, देखो क्या हो गए। हमें याद ही नहीं है कि हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी पता नहीं, क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, आज हम मिलकर ये सोचें कि हम कौन हैं। हम तो सीधे साधे भारतवासी थे और सीधे साधे भारतवासी होने से हम लूटते चले गए और विदेशी आकर हमें लूटते चले गए। पर फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे विदेशियों ने तो, अंग्रेजों ने तो यहाँ तक लालच दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा बाइबल पढ़ो और सोने की बाइंडिंग करवा कर क्या दे रहे थे, बाइबल को, बाइबल ग्रंथ है ना उनका, उसको क्या है सोने की जिलत से मटवाकर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ले और उसको क्या करें, पढ़ें, ताकि भारतवासी अपना लिटरेचर भूल जाए कि वो राम के मानने वाले हैं, वो महावीर को मानने वाले हैं, वो कृष्ण को मानने वाले हैं, वो उन महापुरुषों को मानने वाले हैं जिन्होंने सच्चा और सीधा और महान मार्ग बताया, आत्मा की
बताया और उन्होंने तो और परतंत्र बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे शहीदों का, वीर भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या हमारे क्या है दूसरे नेता हो, उन्होंने एक ही बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब उस भारत माँ के सपूत को अंग्रेजों ने देखा, उनके तो खून खड़े हो गए, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा व्यक्ति, इतनी बड़ी फौज जिसने बना ली, क्या नाम रख दिया था फौज का, आजाद हिंद फौज, ऐसा व्यक्ति ये तो पल भर में क्या अंग्रेजों को क्या कर देगा, निकाल देगा। देखिए जो बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे हमारे, कई बार मन भर आता है उन्हें याद करके, आंखों में पानी आ जाता है। उन्हें सरेआम वीर भगत सिंह का क्या कसूर था, अपनी माँ के लिए, जन्मभूमि के लिए लड़े थे, उनके लिए अड़े थे और उनको क्या दे दी, फांसी के तख्ते पर चढ़ा, ताकि लोग डर जाए और डर करके कोई मातृभूमि को आजाद करने की ना सोचे। फिर भी हमारे अंदर खून था, बल था, ताकत थी, हम अड़े रहे, लड़े रहे और एक दिन अपनी भूमि को आजाद करा दिया। पर आजादी तब है, पूरी आजादी तब है जब हम स्वदेशी बनकर रहे, विदेशी बनकर ना रहे। कहा हमारे सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिया, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया, जंगल में फंसा दिया। ऐसे ऐसे वीर सपूत जिनके लिए आज कहानी बनती हमारे जीवन पर, आपको सुनकर ध्यान आएगा या आप सोचोगे, मैंने दिल्ली में रहते हुए जितने अपने दिल्ली के पब्लिक स्कूल थे, एक बार उनका सर्वे और मैंने देखा कि दिल्ली में मार्केट डे पब्लिक स्कूल की बहुत मान्यता है, कई लाख रुपए देकर वहाँ क्या मिलता है, बच्चों को एडमिशन मिलता है, मार्केट डे पब्लिक स्कूल। और मैं चली गई उस स्कूल, रही वहाँ पर, मैंने देखा उस स्कूल में सब नंज और पादरी, अपना हिंदुस्तान का एक व्यक्ति वहाँ नहीं लगा हुआ। कौन है? नन और पादरी। नन मतलब वहाँ की जो हम जैसे हमें जैन साध्वी कहते हैं, वहाँ क्या है जो अपना घर छोड़कर देश के लिए, समाज के लिए जब कुछ काम करती है तो उनको वो क्या कह देते हैं, नन कहते हैं। और पादरी जो क्या है, जैसे हमारे साथ होते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे पादरी और नन थे। और मैंने उन नन से मीटिंग करी, उनका हौसला और उनका सैक्रिफाइस देखकर मैं हैरान रह गई कि उन्होंने कहा, महाराज जितनी हमारे पास कमाई आती है उसका भी 10वां हिस्सा हम अपने देश को देते हैं, यहाँ की कमाई यहाँ की लेकर के, और हम क्या करते हैं, जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं उनको खरीद लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अंग्रेज बनाते हैं। और एक बीच में क्या है, ईसाई पादरी, ये क्या है हमारे देश में ये चलता है, बड़े बड़े चर्च इस चीजों को चलाते हैं कि भारत का व्यक्ति, भारत का बच्चा हमें मिले और हम उसे क्या बनाए, विदेशी बनाए, अपने पैसे के बल पर। उन्हें क्या, हमसे बच्चा, जो हम अपने बच्चे को वहाँ क्या देंगे, एडमिशन लेंगे अपने बच्चे को, तो एक बच्चे का उसे एक्स्ट्रा खर्चा वो लेंगे, तब जाकर उसमें एडमिशन मिलेगी। तो इस तरह का हमारे देश में सब चलता है। तो कहने का मतलब, आज हम कौन सा आजादी दिवस मना रहे हैं, 1779 कौन सा मना रहे हैं, 1779। तो हमारा फर्ज है हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदू देश के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ जो हमसे बन सके करें। और करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, करेंगे तो देश की स्वतंत्रता में और उन शहीदों को हम कुछ क्या है दे पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ना हम
देशवासी रह पाएंगे, ना हम धर्मवासी रह पाएंगे, ना हम जीवन को संभाल पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो देश के लिए सोचते हैं, धर्म के लिए सोचते हैं, नहीं तो अपना जन्मदिन मनाते, होटलों में जा जाकर मनाते, पार्टियां देते। पर मैं तो धन्यवाद दूंगी प्रमोद भाई को। आज स्वागत करेंगे हम करनाल में प्रमोद भाई का। इन्होंने अपना हैप्पी बर्थडे, अपना जन्मदिन गुरु चरणों में, खड़े हो जाओ प्रमोद भाई। इन्होंने हाथ साहस इन्होंने गुरु चरणों में आकर अपना हैप्पी बर्थडे मनाया, अपना शुभ जन्म दिवस मनाया। बहुत बहुत मंगल कामना है इनको, बहुत बहुत शुभ भावना है इनको। एक और क्या समाज से जुड़े हैं, दूसरी ओर साधु से जुड़े हैं, तीसरी ओर अब धर्म के साथ जुड़े हैं और जीवन को सुंदर। मैंने देखा इनका रहन सहन, मैंने देखा इनका घर परिवार और इनके छोटे भाई नवीन भाई का देखा। ये भी हमारे साथ आज से नहीं, जब से गुरुदेव का शरण मिली थी हमें, तब से ये भी हमारे साथ जुड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। और क्या है, इतना ही नहीं, अगर वहाँ कोई काम दिल्ली में किया है तो ये उसके अंदर अपनी मेंबरशिप, अपना प्रधान की पद लेकर के आज भी उन्होंने काम किया है। घर के काम तो चलते हैं भाई, ये तो फिर भी चलते रहेंगे, लेकिन उस समय हमने ऐसा निकालना जो हमारे देश और धर्म के लिए काम आए। तो आइए आज के दिल्ली निवासी और करनाल निवासियों के लिए आज़ादी के दिन पर मैं सौ शुभकामना दूंगी और ये भी कहूँगी कि अपने बच्चों को स्वदेशी बनाने का प्रयास करो। अरे आप जैन हो, कम से कम अपने बच्चों को ये तो बताओ हमारे मुनि का जीवन ये होता है और हमारे साध्वी का जीवन। गाजियाबाद में मैंने 3 चातुर्मास करे। एक दिन एक बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी जैन, हम चले गए उस घर में जैन है तो जाए, जैसे घर में गए तो एक बच्चा निकल कर आया, होगा 13-14 साल का। अब देखते ही वो हमारे पास आया, आंटी यहाँ क्या करने आई हो? हमें क्या कहा सीधा उसने, आंटी आंटी यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा बच्चे हम आंटी नजर आ रही क्या तुझे? हमारी वेशभूषा आंटियों जैसी है क्या जो तू आंटी कह रहा है? पता नहीं मम्मी पापा कहते हैं कोई भी औरत आए तो उसे क्या बोल देना, अरे भाई तो साधु है, जैन साधु है, तेरा घर जैनों का है। जब उसके माँ बाप आए उन्हें बताया कि कम से कम ये तो बता दो कि ये हमारे ऐसे कौन होते हैं, महाराज होते हैं, गुरु होते हैं। अब कोई साधु चला जाएगा तो सीधा क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे, हमें आंटी और उनको बताओ। तो कम से कम हमारे घरों में और जैन परिवारों में तो ये जरूर बताओ। क्योंकि मैं बता रही थी आपको मार्टर डे पब्लिक स्कूल की बात, दिल्ली की, वहां पर मैंने उनका खाली मीटिंग नहीं की, पूरा लिटरेचर मंगवाया जो 12वीं तक स्कूल है, पूरा लिटरेचर। कहीं भी हमारे कोई नेता, कहीं भी कोई हमारे राम महावीर कृष्ण का नाम नहीं था। केवल मैरी क्यूरी, केवल ईसा मसीह, केवल क्या है ब्रिटिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और क्या मैं मत्था पकड़ के बैठ गई। अरे जैनी लोग मार्टर डे पब्लिक स्कूल में अपनी बच्चियों का एडमिशन करवाने के लिए मारे मारे फिरते हैं, लाखों रुपए बहाते हैं और यहाँ तो हमारे देश का कोई भी एक फोटो नहीं लग रही। पूरे क्या है स्कूल के अंदर इसकी हमारे नेताओं की, हमारे भगवानों की, हमारे मानने वाले समाज का कार्य करने वाले सोशल वर्कर की एक भी फोटो वहाँ नहीं लगी। तो कारण देखिए, अब वो बच्चे जो वहाँ से पढ़कर निकलेंगे वो तो किसको याद करेंगे, या ईसा मसीह को याद करेंगे या मैरी क्यूरी को याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा और वही जाना। पर नहीं, आप देखो हम स्वदेशी बने तो हमें अपने हिंदुस्तान का लिटरेचर याद, हमें अपने जैन का लिटरेचर याद हो। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, एक हमारे बालक ने क्या किया, IAS पास किया, ये भी एक सत्य घटना है। IAS बना वो, और जिस दिन वो IAS
IAS बनना। वो बड़ा खुश था, लेकिन उसे जैन था पर जैन लिटरेचर का पता नहीं था। उसका आखिरी वाइवा होना था। ये बात मैं अक्सर बताती हूँ। जब उसका वाइवा होना था, जो वाइवा लेने आया वो व्यक्ति जैन, वो कौन था? जैन था। अब जैसे ही आया तो उसने आते पूछा, आर यू जैन? उस लड़के से क्या पूछा? आर यू जैन? यस सर आई एम जैन। उसने क्या कहा? यस सर आई एम जैन। कहते अच्छा आप जैन हो, तो आप बताइए आपके झंडे में कितने रंग होते हैं? क्या कहा? आपके यानी जैन के झंडे में कितने रंग होते हैं? अब जब उसने ये पूछा, अब वो थोड़ा, सर होते तो हैं, हरा भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, सफेद भी होता है, पर ये नहीं पता कि कितने। और क्या बनने चला? IAS ऑफिसर। अब जब सिर खुजलाने लगा, क्या लग गया? कांटा लगा। क्यों होते हैं ये रंग? ये रंग क्यों होते हैं? सही है, जबकि एक छोटे से बच्चे को हम सिखा देते हैं, भाई जैन के झंडे में कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं, और वो 5 रंग हमारे महामंत्र नवकार के रंग है, प्रतीक है। अरिहंतों का क्या सफेद रंग है। अब आज तो हमें पता ही नहीं होता, बीच में सफेद कर देते हैं, जबकि सबसे पहले कौन सा रंग आना चाहिए? सफेद रंग, वो अरिहंतों का है। दूसरा रंग लाल है, वो रंग किसका है? सिद्धों का रंग है। तो दूसरा रंग कौन सा आना चाहिए? लाल आना चाहिए। तीसरा रंग किसका है? आचार्यों का। कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? हरा। हरा भरा रखिए हमारे जैसा। पीला, पीला। और चौथा रंग है उपाध्यायों का, हरा भरा। पढ़ाई लिखाई से हरा भरा रखे। और 5वां रंग है काला, ताकि कबीरा काला काली कामली चढ़ोना जो रंग साधु पर का कोई दूसरा रंग चढ़ना नहीं चाहिए। अब वो नहीं बता पाया। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि बोलो बच्चे, आप बताओ IAS बनने चले हो, कम से कम ये तो बताओ कि कोई जैन यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। अब वो भी नहीं बता पाया, काटा। तीसरा क्वेश्चन किया कि जैन मंदिर या जैन तीर्थ कौन से प्रांत में ज्यादा है? वो भी नहीं बता पाया। कहने का मतलब पढ़ाई तो IAS की करी, पास भी हो गया, पर IAS कांटा लगा, कांटा लगा। इसलिए अभी मुझे कुछ दिन पहले मंत्री जी भी बता रहे थे कि उनकी बेटी का क्या था? इंटरव्यू था। क्या किया था उसने? क्या किया? हाँ, MSc करके लेक्चरर बनने वाले होगी या जरूरी। तो उसका भी बॉस जो आया वो कौन था? जैन था। उसने आते ही क्या क्वेश्चन किया? क्या किया? आप जैन हो, यही क्वेश्चन किया। जैन हो तो आप क्या सुनाओ? आप गुरु को वंदना। हाँ, आप अपने गुरु को किस बात से वंदना करती हो? अब तो कुदरती सीखी हुई थी, तो उसने झट से क्या कह दिया? सीखू तो आयन करके दिखा दिया, तो क्या हो गया? पास। नहीं तो मतलब ही नहीं था। कहने का मतलब अपने बच्चों को, आप दिल्ली वाले भी बैठे हो भाई, और आप करनाल वाले भी बैठे हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को ये बात जरूर सिखाओ कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन का महामंत्र नवकार होता है, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे रंगीन वाले, चाहे मूर्ति पूजक हो, लेकिन सबके तीर्थंकर कितने हैं? 25। किसी के भी नहीं। महामंत्र नवकार सबका एक है। अहिंसा परमो धर्म सबका एक है। तो इसलिए जो मेन बातें हैं वो अपने बच्चों में जरूर सिखाओ, ताकि बच्चे आगे होकर कभी किसी आहार की शुद्धि का ध्यान रखें, कोई मांसाहार में ना पड़े, कोई शराब में ना पड़े। शराब तो आजकल पानी बनते हैं, क्या बताओ? शराब तो आजकल पानी बन गई। इसी टाइम पानी बिना सार लोगे, पर जो पीने वाले हैं पियक्कर, तो
इस बिना नहीं सारेंगे। क्या कहूँ भाई, कई लोग तो नाश्ता भी मैंने देखा है शराब की दुकान पर आकर शराब से करते हैं नाश्ता भी, ब्रेकफास्ट भी, जो कि हम लस्सी दूध और शिकंजवी के पीने वाले, हम तो क्या सच्चे देश के वासी हम कब हो सकते हैं जब हमारा आचार विचार, जब हमारा व्यवहार, जब हमारा वातावरण शुद्ध हो। तो ये बनाए समय ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि आज हमारे देश की आज़ादी पर हमारे वीर क्या है भाई बहनों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की, और जब देश स्वतंत्रता की ओर जाने लगा था, हमारे देश के महाराणा प्रताप कैसे एक छत्र लेकर खड़े हो गए, जंगलों में फिरे, मारे मारे फिरे, पर पराधीनता को स्वीकार करने को तैयार ना हुए। यहाँ तक कि अपने देश की रक्षा के लिए घास की रोटी बनाकर 36 पकवान खाने वालों को क्या करनी पड़ी, घास की रोटी तक खानी पड़ी। पर हमारे देश और जैन धर्म के सच्चे उपासक भामा शाह, जिनका आज हमारे देश की हिस्ट्री में नाम है, क्या नाम है, भामा शाह, जिन्होंने राणा प्रताप को आकर बल दिया और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो भामा आपके चरणों में पड़ा है, बोलो कितना धन चाहिए, बोलो क्या चाहिए। क्या 12 साल तक 25,000 महाराणा प्रताप के सैनिकों को देसी घी की दाल रोटी खिलाकर उन्होंने क्या किया, देश की आजादी में अपना योगदान दिया। उसी पर एक नाटिका जो आपके समक्ष आ रही है। तो अभी कविता भारत माता की कविता है, फिर एक डांस। पहले सबसे पहले, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हम तो अपनी माता, भारत माता हो या हमारी सरस्वती माता हो या हमारी दुर्गा माता हो या हमारी जिंगानी माता हो, तो हम तो पहले उन्हीं को नमन करते हैं। तो ये नाटिका प्रारंभ होने से पहले भारत माता का रोल करने के लिए आपके समझ आ रही है अनबी जय, आइए ले आइए जल्दी, बोलिए भगवान महावीर स्वामी। केवल महात्मा गांधी ने भगवान महावीर के लिटरेचर को पढ़कर, जानकर और उसको समझकर अहिंसा का सहारा लिया, और अहिंसा का सहारा लेकर देश को क्या बनवाया, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राधाकृष्णन। आप देखिए शुद्ध सात्विक लाला